अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम आपके ENG 518 कोर्स के लेसन 1 को डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, द स्कॉलर्स फर्स्ट स्टेप। मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी सुनने में थोड़ा ड्राई लगता है, राइट? लेकिन एक्चुअली ये आपकी एकेडमिक जर्नी की फाउंडेशन है। इस एक्सप्लेनर के एंड तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होंगे। ओके, सो आज का प्लान क्या है? हम इन 5 कोर टॉपिक्स को सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। व्हाट इज रिसर्च, एक्सपर्ट्स की डेफिनेशंस, रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके फंक्शंस और फाइनली ELT यानी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में रिसर्च का क्या रोल है। लेट्स जस्ट डाइव राइट इन। सेक्शन 1, व्हाट एग्जैक्टली इज रिसर्च? ये वो पहला कदम है जहां से हमारी असल एकेडमिक जर्नी स्टार्ट होती है। सो लेट मी आस्क यू दिस, जब आप वर्ड रिसर्च सुनते हैं तो माइंड में फौरन क्या क्लिक करता है? कोई साइंटिस्ट लैब कोट पहने हुए, या शायद कोई इंसान किसी पुरानी लाइब्रेरी में मोटी मोटी किताबों के बीच घिरा हुआ? हम सबके माइंड में इसकी एक अलग ही पिक्चर होती है ना? अब देखिए, हमारी एवरीडे अंडरस्टैंडिंग और साइंटिफिक रियलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आम जिंदगी में आप इंटरनेट पर नए स्मार्टफोन के रिव्यूज़ देखते हैं और कहते हैं मैं रिसर्च कर रहा हूँ, राइट? लेकिन सीरियसली वो सिर्फ लूज इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है। साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में नो वे। वहाँ ये एक पूरा सिस्टमैटिक मेथड है, एक प्रॉपर प्रोसेस जो आपको स्टार्ट से लेकर फिनिश तक मेटिक्युलसली फॉलो करना होता है। तो फिर ये सिस्टमैटिक प्रोसेस एक्चुअली लगता कैसा है? एग्जाम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से इसके 3 एब्सोल्यूट कोर कंपोनेंट्स हैं। स्टेप 1, आस्क अ क्वेश्चन नोबडी हैज आस्क्ड बिफोर। आपका सवाल बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। स्टेप 2, डू द नेसेसरी वर्क टू फाइंड द आंसर, यानी उस आंसर को ढूंढने के लिए प्रॉपर्ली मेहनत करना। और स्टेप 3, जो कि एब्सोल्युटली क्रूशियल है, कम्युनिकेट द एक्वायर्ड नॉलेज। अगर आपने अपनी फाइंडिंग्स और न्यू नॉलेज किसी के साथ शेयर ही नहीं की तो ऑनेस्टली आपकी रिसर्च कंप्लीट ही नहीं हुई। सेक्शन 2, अब थोड़ा एक्सपर्ट्स की तरफ देखते हैं। लेट्स सी कि प्रोमिनेंट एकेडमिक स्कॉलर्स इस कॉन्सेप्ट को फॉर्मली कैसे डिफाइन करते हैं। क्लिफर्ड वुडी की बात करें तो उन्होंने केयरफुल इंक्वायरी पर बहुत फोकस किया है। मतलब ये कोई जल्दी में की गई इंटरनेट सर्च नहीं है, ये एक डीप क्रिटिकल एग्जामिनेशन है। आप सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ रहे बल्कि क्लियरली प्रॉब्लम्स को डिफाइन कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना रहे हैं, डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कंक्लूजन्स तक पहुंच रहे हैं। इट्स बेसिकली एन एक्टिव हंट फॉर द ट्रूथ। फिर हमारे पास रेडमैन और मोरी का एक और ब्रिलियंट पर्सपेक्टिव आता है, अ सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। आपके हैंडआउट्स में सीसी क्रॉफर्ड और PM कुक जैसे और भी स्कॉलर्स हैं, बट यू नो व्हाट, इन सबका कोर थीम एब्सोल्युटली सेम है। रिसर्च का असल मकसद आपकी फील्ड में एक सॉलिड, ऑनेस्ट और वेरीफाइबल कंट्रीब्यूशन करना है, जस्ट एडिंग समथिंग न्यू टू द टेबल। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। वो स्ट्रिक्ट और यूनिवर्सल रूल्स जो एक्चुअली किसी रिसर्च को वैलिड और रिलायबल बनाते हैं। ये समझ लें कि ये अच्छी रिसर्च के एब्सोल्यूट पिलर्स हैं। इसे सिस्टमैटिक और लॉजिकल होना है, और हाँ, एम्पेरिकल भी। एम्पेरिकल का मतलब है कि इट्स बेस्ड ऑन रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, सिर्फ थियरी में बातें नहीं। इससे रिडक्टिव भी होना चाहिए ताकि आप मैसिव कॉम्प्लेक्स डेटा को एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में ला सकें। रेप्लिकेबल होना भी जरूरी है। और ऑफ कोर्स एग्जैक्ट और एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन होती है वैलिड डेटा गैदरिंग डिवाइसेस के थ्रू, ताकि प्राइमरी सोर्सेज से डायरेक्टली रियल नॉलेज हासिल हो। यहाँ सबसे कैच वाली बात यह है कि रिसर्च एक पेशेंट और अनहरीड एक्टिविटी है। आप इसमें बिल्कुल रश नहीं कर सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स और प्रेफरेंसेस को कंप्लीटली साइड पर रखना पड़ता है। किसी भी केयरफुल स्कॉलरली इन्वेस्टिगेशन में पर्सनल बायस यानी जाती तासुब की लिटरली कोई जगह नहीं है। आपको हर हाल में स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव रहना है, नो मैटर व्हाट। सेक्शन 4, फंक्शंस ऑफ रिसर्च। अभी तक हमने देखा कि रिसर्च है क्या, लेकिन प्रैक्टिकली ये दुनिया में क्या रोल प्ले करती है। लेट्स फाइंड आउट। बेसिकली रिसर्च इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जो नॉलेज हमारे पास पहले से है, ये उसे रिफाइन और एक्सटेंड करती है। ये हमें एक बेसलाइन डेटा फराहम करती है ताकि आज की रियल पिक्चर समझ आ सके, और इस रिलायबल डेटा की वजह से हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कितना आसान हो जाता है, राइट? स्पेशली हमारे एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में ये टीचिंग और लर्निंग दोनों को ड्रामेटिकली इंप्रूव करती है। एंड फाइनली सेक्शन 5, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ELT रिसर्च। चलिए इन ब्रॉड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की फील्ड में अप्लाई करते हैं। ELT रिसर्च कितनी बड़ी फील्ड है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सिर्फ TESOL की वेबसाइट पर 50 से ज़्यादा रिसर्च जर्नल्स मौजूद हैं। ओवर 50।
ये नंबर क्लियरली शो करता है कि ELT रिसर्च ग्लोबल स्केल पर कितनी मैसिव और सीरियस है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो ELT रिसर्च को यूनिक बनाती है? ये थियोरेटिकल भी है और अप्लाइड भी। ये क्लासरूम्स के लिए हाईली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ऑफर करती है। लेकिन क्योंकि ELT में हम मशीन्स नहीं बल्कि इंसानों से डील कर रहे हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स, तो ऑब्वियसली इसमें इनहेरेंट सब्जेक्टिविटी शामिल होती है। ये फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह मैथमेटिकली एग्जैक्ट नहीं हो सकती। और अच्छी बात यह है कि इस फील्ड का कोई भी पर्सन रिसर्च कर सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ टॉप टियर स्पेशलिस्ट ही करें। इसका अल्टीमेट गोल बस एक ही है, टीचिंग और लर्निंग को मजीद बेहतर बनाना। ELT रिसर्च की एक और सुपर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हाईली इंटरडिसिप्लिनरी है। मिसाल के तौर पर, जब हम स्टूडेंट्स की मोटिवेशन या उनकी एंग्जाइटी को स्टडी करते हैं, तो हम एक्चुअली साइकोलॉजी को टच कर रहे होते हैं। और ठीक उसी वक्त ये सोशियोलॉजी से भी कनेक्ट हो जाती है, जब हम ये देखते हैं कि कल्चरल असिमिलेशन और सोशल वैरायटीज लैंग्वेज लर्निंग पर क्या असर डालती हैं। इट्स लाइक ब्रिजिंग टू कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड्स। ओके, सो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। अपने ELT एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचिए। आपका वो यूनिक क्वेश्चन क्या है? वो कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं और जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं? वो सवाल ढूंढिए एंड बूम, आप अपने ENG 518 कोर्स पर मुकम्मल कमांड हासिल करने के रास्ते पर हैं। अपनी क्यूरियोसिटी को बस जिंदा रखें। अल्लाह हाफिज़।